जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 21 कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस का हम लोग 40 सवाल को कंप्लीट करेंगे। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल यहाँ पे आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है, कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, ये नाम है जो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला वो आपका है लक्ष्मी झा, ठीक है। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी झा। और लक्ष्मी झा का संबंध बिहार के सहरसा जिले से है। बिहार के सहरसा जिले की ये रहने वाली हैं और ये पहली महिला हैं जो माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली भारतीय महिला है। समझ गए? मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 में, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल इसका नाम है, जिसका जो डिजाइन है, जो मॉडल है LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और इस RLV को क्या नाम दिया गया है? और इसका नाम जो दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है पुष्पक। क्या नाम दिया गया है? पुष्पक इसका नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए, पुष्पक किसका विमान था आपको पता है? आप लोग रामायण वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा। अगला सवाल देखिए, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? चर्चा में रहे एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था थारिस, और इसका संबंध कौन सा ग्रह से था? तो इसका संबंध था मंगल ग्रह से। ऑप्शन ये यहाँ पर हम लोग सही उत्तर करेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हुआ था 2024 का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो था 2024 का, इसका विषय क्या था? ठीक है, तो 4 नंबर का देखिए हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय चलो चलें और जश्न मनाएं, ठीक है। और इसके माध्यम से लोगों को गतिशीलता के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी करना था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए, कुछ इसमें करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो साल 2 साल पुराने भी लिए गए हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में कौन सा करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे इसका गारंटी नहीं है। हो सकता है कि ये पुराने सवाल भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाएं। और उसके बाद देखिएगा, स्टार्टिंग में कुछ करंट अफेयर्स के सवाल हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जब नीचे जाइएगा तब बहुत सारे सवाल आप ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल ही आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की सवाल हो। समझ गए? तो लगभग 10 नंबर तक आपका 8-9 नंबर तक आपका करंट अफेयर्स के सवाल हैं। उसके बाद सारे प्रश्न आपका क्या है? नॉर्मल जीके जीएस के हैं। समझ गए? तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 5 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम का कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकास किया है, ठीक है। और ये अंतरिक्ष संगठन ने जिसका नाम है प्रवाह, और ये प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। 5 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ये, इसरो। किसने किया है? इसरो ने किया है। और ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है मानव की अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझ गए? जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रवाह। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? जिसका नाम है मोंगला पोर्ट, ये खबर में रहा था और ये कौन सा देश का पोर्ट है? तो 6 नंबर का सही उत्तर करेंगे बांग्लादेश। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है और यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मोंगला पोर्ट। अगला सवाल देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा, पॉलिटी का ये सवाल है एक तरह से कहिए तो। 7 नंबर का देखिए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? 7 नंबर का देखिए सही उत्तर करेंगे 1967 ईस्वी में। गैर कानूनी गतिविधियां, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, गैर कानूनी गतिविधियां को रोकथाम करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ और गैर कानूनी गतिविधियों के अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है।
और इसको जो है भारत में पहली बार 1967 ईस्वी में, कब 1967 ईस्वी में लागू किया गया, और यह भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो सही उत्तर आंसर हम लोग करेंगे 1967 ईस्वी में। अगला सवाल है 8 नंबर, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक में जो कभी भी जो ओलंपिक हुआ, इस ओलंपिक में प्रथम ध्वज वाहक का नाम क्या था? 8 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे पूर्मा बनर्जी। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम पूर्मा बनर्जी था, जो 400 मीटर धावक को ये जो है सम्मान 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था। कब मिला था? 1920 वाला ओलंपिक में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था? 9 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे विराट कोहली को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया था। अगला सवाल है 10 नंबर का, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में वह निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो मान लेना है हम लोगों को कि वो सशक्त बल के किसी अधिकारी हैं और उसके जो है महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? 10 नंबर में हम लोग करेंगे समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, और इस स्थिति में समानता का अधिकार जो हमारा है मौलिक अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। समझे, ये हमारा किस में लिखा गया है? आर्टिकल 16 में लिखा गया, यानी कि अनुच्छेद 16 में लिखा गया। अगला सवाल देखिए, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? 11 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो आए थे। समझ गए? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम लोग सही आंसर करेंगे। अगला सवाल है 12 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? 12 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया, और 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जो ब्लू लाइन, जिसको ब्लू लाइन हम लोग कहते हैं, वहां पर चली थी। तो समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आंसर ऑप्शन बी करेंगे। 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लिपि का संबंध गुरुमुखी से है? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता है, पंजाबी जो है इसका संबंध, पंजाबी भाषा की संबंध जो है गुरुमुखी लिपि से है। अगला सवाल है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपका भीम सिंह। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ वो कब हुआ था, तो 11 अगस्त 2024 को हुआ था राज्यसभा में। अगला सवाल देखिए, श्रीलंका की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हम लोग आंसर करेंगे कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है, और यह जनसंख्या के हिसाब से श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। इसका नाम क्या है? कोलंबो है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोहिनी एटम का संबंध जो है उसका कौन सा राज्य से है? जो मोहिनी एटम है इसका संबंध कौन सा राज्य से है? तो इसका संबंध आपका केरल राज्य से है। किससे है? केरल राज्य से, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 17 नंबर, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो यहाँ पर जो है चंपारण में एक आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी जी का समर्थन मिला था, और चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी को राजी किया था चंपारण आने के लिए। 18 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? 18 नंबर का सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश जो है इसको भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। समझ गए? अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 19 नंबर सवाल। अगला सवाल पूछ रहा है कि छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 19 नंबर का हम लोग करेंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जल संधि जो है ये भारत के छोटे अंडमान द्वीप को और
कार निकोबार द्वीप से जो है अलग करने वाली जल संधि है, जिसका नाम क्या है 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल 20 नंबर, देखिए सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए साइंस जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे अध्ययन से संबंधित सवाल आएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर एक सवाल है जिसका नाम है सिल्वीकल्चर। अब ये जो सिल्वीकल्चर है इसमें किस चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो 20 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे वानिकी का। ठीक है, किसका करेंगे, वानिकी, यानी कि ऑप्शन डी का, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एक है बागवानी, तो बागवानी जो होता है ये इसके अध्ययन जो होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। उसके बाद देखिए दूसरा आपका है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का है जो संबंध है, जो अध्ययन है वो उसको कहा जाता है एपीकल्चर। उसके बाद सजावटी पेड़ है, सजावटी पेड़ का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है अर्बोरिकल्चर। क्या कहा जाता है, अर्बोरिकल्चर। बागवानी को क्या कहेगा, हॉर्टिकल्चर। मधुमक्खी के क्या कहेंगे, एपीकल्चर। सजावटी पेड़ को क्या कहेंगे, अर्बोरिकल्चर। और यहाँ पे वानिकी, सिल्वीकल्चर किससे संबंध है, तो वानिकी से संबंध है। क्लियर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। 21 नंबर का हम लोग सवाल करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन सी शिमला में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है शिमला में स्थित है आपका। 22 नंबर देखिए, टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य की खान से सर्वाधिक होता है। 22 नंबर का जो आंसर हम लोग करेंगे वो करेंगे राजस्थान। टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक आपका राजस्थान के खानों से किए जाते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था। 23 ऑप्शन बी यहाँ पर हम लोग सही आंसर करेंगे 1963 ईस्वी में। नागालैंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। ठीक है, आपको लिखा हुआ सब बड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बोलिएगा तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अगला वीडियो से डिस्प्ले अपना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में उल्लिखित है। गायत्री मंत्र आप लोग समझ रहे होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। तो गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में उल्लिखित है, 24 का आंसर हम लोग करेंगे ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 25 नंबर सवाल, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को देखने में परेशानी हो रहा था। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए खिलजी वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था। 25 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे, इसका आंसर जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो खिलजी था, इसने क्या करा था कि 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना किया था। आपको सवाल पूछेगा कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ, तो 1290 में। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान, यहाँ पर देखिए रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका बनी थी। अगला सवाल 26 नंबर, गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं, तो देखिए गद्दी जो है एक जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवास करती है, समझ गए। तो खास तौर पर इसका आंसर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर कर देंगे हम लोग। 27 नंबर, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा स्रोत है। 27 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में क्या क्या शामिल हो जाएगा, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम शामिल है, राज्य वित्तीय निगम शामिल है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये तीनों चीज शामिल है किस चीज में, भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत में, समझे। अगला सवाल 28, प्रश्न पूछ रहा है कि महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन सा बन गया है। अभी हमारा जो भारत है ना, अगर यदि कोई गर्भपात कराना चाहे तो एक टाइम लिमिट है, ठीक है, उस टाइम लिमिट के हिसाब से होता है जनरली इसका। तो ये अवैध तरीके से लोग जो गर्भपात कराते हैं, ये हमारे भारत देश में इसके ऊपर बैन किया हुआ है। लेकिन एक देश है जिन्होंने संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया है गर्भपात के लिए, और ये देश का जो नाम है, वो देश का नाम है आपका फ्रांस। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस बन गया है, समझे। अगला सवाल करेंगे 29, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली का अनुशंसा पहली बार 1957 में
खाली स्थान के द्वारा किया गया था? 29 का हम लोग आंसर करेंगे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा जो पहली बार हुई थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पीकार या फिर इसको वास्तुकार कहिए किसे माना जाता है, तो ये आपको बलवंत राय मेहता को ही माना जाता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस वेदांग में यज्ञ संबंधी नियम जो है यज्ञ संबंधी नियम की चर्चा किया गया है? वेदांग में पूछ रहा है, ये वेदांग जो है ये कौन सा है? तो 30 नंबर का हम लोग सवाल आंसर करेंगे ऑप्शन ये कल्प। कल्प वेदांग जो है इसमें यज्ञ संबंधी नियम और उसके कानून जो है सारे कुछ वर्णन किए गए हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है 31। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गीतावली के रचनाकार कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतावली, और इस पुस्तक के लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो सही आंसर हम लोग करेंगे तुलसीदास। देखिए तुलसीदास जो है ना बहुत ही महान व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गीतावली, इनका और पुस्तक का नाम है जिसका नाम है दोहावली, तीसरा है कवितावली, रामचरितमानस इन्होंने लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, समझ गए, और बरवे रामायण इन्होंने लिखा है, बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है। और जो ये तुलसीदास थे, तुलसीदास आपका अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। समकालीन का मतलब अकबर जब थे उस टाइम ये तुलसीदास भी थे, समझे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है समकालीन। अगला सवाल है कि पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 32 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे 1997 ईस्वी में। पृथ्वी प्लस 5 वर्ष 1997 में जो है आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना गया था। और इस सम्मेलन में जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया था, और इसका जो आयोजन हुआ था 1997 ईस्वी में हुआ था। 33 देखिए, संयुक्त खाद्य राष्ट्र एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष में किया गया? 33 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो था वो रोम जो इटली में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। और इसका उद्देश्य जो है विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 34 नंबर सवाल को हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको जो है इंपॉर्टेंट इसलिए रखा गया है कि अभी आपको हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर जो है असम के गुवाहाटी जगह है, वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलांचल पहाड़ी, वहीं पर स्थित है। और यह मंदिर जो है कामाख्या को समर्पित है, और यह जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यह मंदिर तांत्रिक उपासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, किसको? कामाख्या मंदिर को। जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं वो एक बार जो है कामाख्या मंदिर जरूर जाना पसंद करते हैं, समझें, इसीलिए ये प्रश्न आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है? तो देखिए 35 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन पी 92। जो 92 संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत जो है, इस अधिनियम के तहत जो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और ये 4 भाषा कौन कौन थे? तो एक आपका था बोडो, 2 नंबर में डोंगरी, 3 नंबर में मैथिली और 4 नंबर में संथाली। इन सभी 4 भाषाओं को 92 संविधान संशोधन के तहत जो है, अधिनियम के तहत जो है इसको जोड़ा गया था संविधान में। और साथ ही जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 22 हो गई इसको जोड़ने के बाद। पहले कितने भाषा थे? 18 भाषा थे, समझे। और अभी करंट में कितना हो गया? 22 हो गया। अगला सवाल देखिए 36, कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? नृत्य का नाम है कालबेलिया, और ये कौन सा राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो सही उत्तर करेंगे राजस्थान। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य जो है राजस्थान की कालबेलिया जनजाति, जो सपेरा जनजाति जनरली होते हैं, कि स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, समझे। कालबेलिया को राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार
दिया गया है। किनको? महान्यायवादी को। और ये कौन सा अधिनियम है, कौन सा आर्टिकल में ये लिखा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार दिया गया? 37 का हम लोग आंसर करेंगे अनुच्छेद 88। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार अनुच्छेद 88 के तहत प्राप्त है। वह संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार रखते हैं। समझे? अगला सवाल 38-39, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? 38 का हम लोग आंसर करेंगे कुश्ती से। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती खेल से है। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है और इस उपलब्धि को सिंध हासिल करने वाली पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी बन गई हैं। समझे? जिनका नाम है साक्षी मलिक, जो कुश्ती का खिलाड़ी है। अगला सवाल है दुर्गेश नंदिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 39 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। पुस्तक का नाम है दुर्गेश नंदिनी, लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। किन्होंने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत। और इनकी पुस्तक एक और है जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ के लेखक भी यदि पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपको करना है। और इस वीडियो का जो अंतिम सवाल हमारा है 40 नंबर, भारत का कौन सा वायसराय या फिर गवर्नर जनरल एकमात्र यहूदी वायसराय या गवर्नर जनरल था? 40 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड टीडिंग। भारत एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, यहाँ पे टीडिंग लिखा हुआ। ठीक है, इसका नाम होगा रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग जो है था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक। सवाल क्या था कि भारत के कौन सा वायसराय या फिर गवर्नर जनरल एकमात्र जो है यहूदी गवर्नर जनरल था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर 40 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।